Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर RHEL 8 की मशीन को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हमें RSCS 8 का एग्ज़ाम देना हो यानी कि EX 200 का एग्ज़ाम देना हो तो हम प्रैक्टिस के लिए अपना सिस्टम को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। प्रैक्टिस लैब को सेटअप करने से पहले आपको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी अपने सिस्टम के अंदर। अगर ये रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं तो ही आप अपने सिस्टम के अंदर एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए लैब को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है प्रोसेसर। आपके पास मिनिमम VT प्रोसेसर होना चाहिए। VT का मतलब होता है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने सिस्टम के अंदर बिना रीस्टार्ट किए मल्टीपल मशीन्स को रन कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है इंटेल का i3 या i5 प्रोसेसर या कोड टू ड्यू। कुछ AMD के प्रोसेसर भी वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, तो इनमें से आप कोई भी प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। और साथ में आपका वर्चुअलाइजेशन का जो ऑप्शन है वो बायोस से इनेबल होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन आपका बायोस से इनेबल नहीं है तो आप वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट तो कर पाओगे लेकिन उनको रन नहीं कर सकते। रन करने के लिए पहले आपको अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को रीस्टार्ट करना है, उसके बायोस में जाना है। बायोस में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा वर्चुअलाइजेशन का, उस ऑप्शन को आपको करना होगा इनेबल। नेक्स्ट है रैम। आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप VM क्रिएट करोगे अपने सिस्टम के अंदर तो पर VM वो 2 GB की रैम को यूज करेगा। तो जब आप इस लैब को सेटअप करोगे तो आपके सिस्टम के अंदर 2 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होंगी, यानी कि 2 GB प्लस 2 GB, यानी कि आपके VM को चलने के लिए मिनिमम रैम चाहिए 4 GB की। और जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप इसे रन करोगे उसको चलने के लिए भी कुछ रैम चाहिए। आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, उसको भी चलने के लिए रैम चाहिए। तो कम से कम आपके पास 8 GB की रैम होगी, तभी आप लैब को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। आपके C ड्राइव के अंदर कम से कम 100 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस ऑटोमेशन प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपकी C ड्राइव के अंदर ही वो वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेगा। आप उसकी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो कम से कम आपको 50 GB तो अप्रोक्सीमेटली स्पेस चाहिए ही, लेकिन अगर आपके पास इससे ज़्यादा स्पेस है तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास एक हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब ऑटोमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग करेगा इंटरनेट से। अगर आपके पास RHEL 8 की DVD है, उस DVD का ये कोई यूज़ नहीं करता। इसको जो डाउनलोडिंग करनी है वो इंटरनेट से ही करनी है। ये आपको रेपोजिटरी भी डाउनलोड करके देगा, कुछ वर्चुअल हार्ड डिस्क भी डाउनलोड करके देगा। तो जब आपकी स्पीड अच्छी होगी तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम समय लगेगा। तो ये चारों अगर रिक्वायरमेंट आपके पास अवेलेबल हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस लैब घर पर ही क्रिएट कर सकते हैं। लैब सेटअप करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। उन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आता है वैग्रेंट सॉफ्टवेयर। आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा इस सॉफ्टवेयर को। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले ओपन करेंगे अपने वेब ब्राउज़र को। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर गूगल क्रोम का यूज़ किया है। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आपको जाना होगा इस URL पर। URL टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको डाउनलोड करना होगा ये 64 बिट वैग्रेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आपको इसका नाम कुछ इस तरह से शो होगा। उसके बाद आपको करना होगा इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन। तो आप सेटअप फाइल के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उन्हीं सभी स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। स्टेप फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश बटन नजर आएगा।
फिनिश पर क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। ये बोल रहा है आपके सिस्टम को रीस्टार्ट होने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा यस पर। यस पे क्लिक करते ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको फिर से ओपन करना होगा अपने गूगल क्रोम को या किसी भी वेब ब्राउज़र को और आपको डाउनलोड करना होगा वर्चुअल बॉक्स और उसका एक्सटेंशन पैक। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे। इस यूआरएल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब इस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको जाना होगा विंडोज़ होस्ट पर और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है वर्चुअल बॉक्स को। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड होने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर वर्चुअल एक्सटेंशन पैक पर और आपको डाउनलोड करना है ये सॉफ्टवेयर। जब ये आपके दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे तो ये आपको सिस्टम पर कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। दोनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर। तो जब आप वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से ओपन होगा। आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट बटन पर और उन सभी स्क्रीन्स को आपको फॉलो करना होगा जो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के दौरान। लास्ट में आप क्लिक करेंगे फिनिश बटन पर। फिनिश पर क्लिक करते ही आपके सामने जो सॉफ्टवेयर होगा वो इस तरीके से आपको नजर आएगा और शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप के ऊपर कुछ आपको ऐसे मिलेगा। ये है इसका एक्सटेंशन पैक जो आपका सेकंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ था। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्लिक करना होगा प्रेफरेंसेस पर। जैसे ही आप प्रेफरेंसेस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होगा। ओपन करने के बाद आपको जाना होगा इस एक्सटेंशंस ऑप्शन पर। एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से नजर आएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा इस प्लस बटन पर। जैसे ही आप इस प्लस बटन पर क्लिक करोगे आपसे वो सॉफ्टवेयर का पाथ पूछेगा जहां पर भी आपने उस एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखा होगा। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखा है अपने डेस्कटॉप पर। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपनी फाइल को। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ओपन बटन पर। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आपको क्लिक करना होगा इस इंस्टॉल बटन पर। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने वर्चुअल बॉक्स लाइसेंस का ये स्क्रीन ओपन होगा। आपको यहाँ से स्क्रॉल करना होगा इस एग्रीमेंट को और आपको क्लिक करना होगा इस एग्री बटन पर। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। फिर आपको क्लिक करना होगा इस ओके बटन पर, फिर इस ओके बटन पर। नेक्स्ट स्टेप में आपको ओपन करना होगा पावर शेल को। पावर शेल का यूज किया जाता है स्क्रिप्टिंग इन्वायरमेंट के लिए, यानी कि अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट को रन करना हो, स्क्रिप्ट यानी कि ऑटोमेशन, तो हम यूज करते हैं पावर शेल का। तो आपको अपने विंडोज 10 मशीन के अंदर पावर शेल को ओपन करना है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। ओपन करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना होगा इस कमांड को। जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपके सिस्टम के अंदर वैग्रेंट सॉफ्टवेयर के जो प्लगइन होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्रिएट करना होगा एक फोल्डर रूट डायरेक्टरी पर, यानी कि आप जिस भी यूजर से लॉगिन होंगे उसकी होम डायरेक्टरी में जाने के बाद आपको क्रिएट करना होगा एक फोल्डर बिन नाम से। तो मैंने यहाँ पे पावर शेल के अंदर ही इस कमांड को एग्जीक्यूट किया। इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही आपके सिस्टम के अंदर एक बिन नाम का जो डायरेक्टरी होगी वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम यूज करते हैं सीडी कमांड का। सीडी का मतलब होता है चेन डायरेक्टरी। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से ओपन करना है गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको जाना होगा इस यूआरएल पर। इस यूआरएल को जब आप यहाँ पर टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। आपको क्लिक करना होगा इस कोड पर। कोड पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे
इस डाउनलोड जिप पर, और आपको इस फाइल को अपने सिस्टम में करना होगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको ये फाइल कुछ इस तरह से नज़र आएगी। मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर विनराट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ था, इस करके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एज अ जिप फाइल। और उसके बाद आपको इस फाइल को करना होगा एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है उस डायरेक्टरी पर जो अभी आपने क्रिएट की थी, और जो फाइल अभी आपने डाउनलोड की है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जो डायरेक्टरी मिलेगी उसको आपको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना होगा उस डायरेक्टरी को इस डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि बिन नाम की डायरेक्टरी के अंदर जो अभी आपने क्रिएट की थी। उसके बाद आपको यूज करना होगा cd कमांड का, ताकि आप इस डायरेक्टरी के अंदर जा सके। डायरेक्टरी में जाने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना होगा इस कमांड को। जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे अपनी पावर शेल के ऊपर, तो आपके सामने कुछ फाइल्स डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसको डाउनलोड होने में काफ़ी समय लगेगा, डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो आपको आपके स्क्रीन पर ही नज़र आएगा पावर शेल के अंदर ही कि आपकी जो मशीन है वो डाउनलोडिंग हो गई है और स्टार्ट हो रही है। उसके बाद जैसे ही आप अपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन करोगे, आपको यहाँ पर एक मशीन नज़र आएगी रनिंग, यानी कि मशीन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा उसका प्रीव्यू। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा इस शो बटन पर। शो बटन पर क्लिक करते ही ये मशीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको कुछ स्क्रीन इस तरह से नज़र आएगा, और यहाँ पे लिखा होगा कि ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का 8 वर्जन है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा यूज़र नेम, यानी कि लॉगिन नेम। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन नेम है वो है वैग्रेंट, और उसका पासवर्ड भी है वैग्रेंट। तो आप जैसे ही यूज़र नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, तो आप लॉगिन हो जाएंगे इस मशीन के अंदर। मशीन का नाम है RSCSA 8 इन्वायरमेंट मास्टर सर्वर 2। तो अभी आपने जो लॉगिन किया है वो लॉगिन किया है वैग्रेंट यूज़र से। अगर आप रूट यूज़र से लॉगिन करना चाहते हैं तो हम कमांड यूज़ करते हैं sudo स्पेस su स्पेस हाइफन। इस कमांड का यूज़ होता है अगर आपने रूट यूज़र से लॉगिन होना हो। और यहाँ पर जब आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे whoami, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपने जो लॉगिन किया है वो किस यूज़र से किया है, रूट यूज़र से। आपको पावर शेल को बंद नहीं करना, पावर शेल आपका ओपन रहेगा और उसके ऊपर कुछ कमांड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती जाएंगी। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो आपकी जो मशीन थी जो अभी आपकी क्रिएट हुई है उसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया। नाम हो गया उसका server2.8.example.com। रीबूट हुआ, रीबूट होने के बाद वो फिर से स्टार्ट होगी और आपकी डाउनलोडिंग कंटिन्यू है। फिर से आपकी मशीन रीस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट होने के बाद आपको फिर से करना होगा लॉगिन। तो लॉगिन नेम है आपका वैग्रेंट और पासवर्ड है आपका वैग्रेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करोगे, आपके सामने कुछ स्क्रीन इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप रूट यूज़र से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होगा sudo, या आप यूज़ करते हैं sudo स्पेस su हाइफन कमांड का। और आपको इस मशीन के अंदर 2 एडिशनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि लैन कार्ड मिलेंगे और ड्राइव्स मिलेंगी, ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सको अपनी सर्वर मशीन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया अपने रूट यूज़र से। रूट यूज़र से लॉगिन होने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ अपने सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव्स को। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया lsbl के कमांड का, यानी कि लिस्ट ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस। तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि मेरे सिस्टम के अंदर एक SDA हार्ड ड्राइव है, एक SDB हार्ड ड्राइव है और एक SDC हार्ड ड्राइव है। SDA हार्ड ड्राइव है 32 GB की, SDB हार्ड ड्राइव है 8 GB की, और SDCB है 8 GB की हार्ड डिस्क। और ये माउंटेड है एक्स्ट्रा डिस्क 1, एक्स्ट्रा डिस्क 2 नाम की डायरेक्टरी के अंदर, जो कि आपके रूट पार्टीशन के ऊपर अवेलेबल है। और आपकी SDA हार्ड डिस्क के अंदर है /boot पार्टीशन,
स्लैश पार्टीशन और स्वैप पार्टीशन। अगर आप इन ड्राइव्स का फाइल सिस्टम भी चेक करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं BL के ID कमांड का। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो फाइल सिस्टम है वो है XFS। स्वैप का फाइल सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट स्वैप ही होता है, और जो आपके दो हार्ड डिस्क हैं SDB और SDC, वो दोनों फॉर्मेट है ext4 फाइल सिस्टम के साथ। उसके बाद आपको फिर से अपने पावर शेल के ऊपर ही नज़र आएगा कि आपकी सेकंड मशीन भी स्टार्ट हो गई है, रनिंग कंडीशन में है। और उसके बाद जब आप फिर से अपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को चेक करोगे तो यहाँ पे आपको सेकंड मशीन भी दिखाएगा कि वो रनिंग कंडीशन में है, और उसका यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पर शो बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये मशीन भी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको इस मशीन का जो नाम है वो है RSCSA 8 इन्वायरमेंट मास्टर रेपो। यहाँ पर भी आपका लॉगिन नेम रहेगा वैग्रेंट और पासवर्ड भी रहेगा आपका वैग्रेंट। अगर आप फिर से स्विच यूज़र करना चाहते हैं रूट यूज़र पर तो आप सेम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जब आप यहाँ पर हार्ड ड्राइव को चेक करना चाहेंगे तो हम कमांड यूज़ करेंगे फिर से LSBL के। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही हार्ड ड्राइव अवेलेबल है SDA नाम से। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव सिर्फ आपको सर्वर मशीन के अंदर ही मिलेगी। और अगर आप इसका फाइल सिस्टम चेक करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं BL के ID कमांड का। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है फाइल सिस्टम है इसका XFS और स्वैप। इस रेपो मशीन के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका यम सर्वर होगा वो आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं उसे इस लोकेशन पर जाकर। जब आप इस लोकेशन पर जाके लॉन्ग लिस्ट कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने दो फाइल्स ओपन होगी, main.repo और redhat.repo। ये मशीन जो क्रिएट हुई है वो ऑटोमेटिक स्क्रिप्टिंग से ओपन हुई है। तो यहाँ पर जो ये फाइल है main.repo, ये अपने आप क्रिएट होगी। अगर आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं yum repo list all, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा आपकी जो ऐप स्ट्रीम है और जो बेस OS है वो दोनों इनेबल्ड है, यानी कि आप अपने सिस्टम के अंदर किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें कि आपकी मेन फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है तो हम यूज़ करते हैं cat कमांड का। तो जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपके रेपोजिटरी का पाथ। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस हुआ है ये ऑटोमेटिक हुआ है, इसके अंदर मैनुअल काम कोई भी नहीं हुआ। अगर आप इस लोकेशन पर जाकर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर एक ऐप स्ट्रीम नाम की डायरेक्टरी है और एक बेस OS नाम की डायरेक्टरी है, जिसके अंदर आपकी RPM पैकेजेस कंप्लीटली डाउनलोड हुए हैं। यानी कि इस टोटल प्रोसेस को करने के लिए आपको सिर्फ नीड है इंटरनेट की। आपको कोई DVD की ज़रूरत नहीं है मशीन को इंस्टॉल करने के लिए या यम रेपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आपकी फाइनली दोनों मशीनें अवेलेबल हो चुकी हैं। तो आपकी जो मास्टर मशीन है इसके अंदर आपको दिखा रहा है कि इसके अंदर बेस मेमोरी है 2 GB, प्रोसेसर है आपके 2, और मैंने जो यहाँ पर हार्डवेयर यूज़ किया है वो यूज़ किया है AMD का। तो वो दिखा रहा है मेरे को कि आपका जो प्रोसेसर है वो क्या है VT, और इसके अंदर आपकी 3 डिस्क हैं 32 GB की, 8 GB की और 8 GB की, और आपके ये आपके लैन कार्ड्स अवेलेबल है। सेम अगर आप अपनी सेकंड मशीन को यानी कि रेपो वाली मशीन को चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको दिखा रहा है कि इसने आपकी बेस मेमोरी यूज़ की है 1 GB, प्रोसेसर यूज़ किए हैं इसने 2 जो कि VT है प्रोसेसर आपका AMD। इसके अंदर आपकी एक सिंगल हार्ड ड्राइव है 32 GB की, और ये इसके अंदर लैन कार्ड अवेलेबल है। प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी मशीन को कर सकते हैं टर्न ऑफ। टर्न ऑफ होने के बाद जब भी आप प्रैक्टिस करना चाहें अपने सिस्टम पर, आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करके अपनी मशीन को ऑन कर लेना है, और जो भी आप अपने RSCSA एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना चाहें वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।